किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियों में दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका शीर्षक है मेरा भुला। लेखक हैं डॉक्टर नंद किशोर हटवाल। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। देश से कोई भी आता है तो माँ पूछ ही लेती है, मेरा भुला भी मिलता है तुमको? देश से आने वाला कहता है, मैं तो चंडीगढ़ में रहता हूं, तुम्हारा भुला कहाँ रहता है? उधर ही रहता है, देहरादून में। माँ कहती है। इस पर देश से आने वाला हंसता है और कहता है, चाची जी कहाँ रह गया चंडीगढ़ और कहाँ रह गया देहरादून? मगर माँ के लिए बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, चंडीगढ़ और देहरादून सबका मतलब सिर्फ देश ही होता है। और फिर कभी आता है देहरादून रहने वाला, माँ उससे भी यही सवाल पूछती है और वो माँ से पूछता है, किस जगह रहते हैं? देहरादून में ही रहते हैं, परिवार भी साथ में है। मगर देहरादून तो बहुत बड़ा है, जब तक एड्रेस ना हो तो कैसे पता लग सकता है? चिट्ठी भी आती है? चिट्ठी तो नहीं आती, मगर ये एड्रेस क्या हुआ? और कैसा वो देहरादून है जो बिना इसके मिल नहीं सकते? सोचती है माँ, पर पूछती नहीं, सिर्फ सिर हिलाती है। और ऐसे में जब बुद्धि की बुआरी इन गर्मियों में गांव आई थी तो माँ की सारी उलझन दूर कर गई और डुबा गई माँ को रुपहले भविष्य की अंतहीन कल्पनाओं में। बुद्धि की बुआरी से भी यही पूछा था माँ ने, मेरा बुला भी मिलता है? उधर हैं तो बहुत गढ़वाली, पर मैं पहचानती नहीं हूं उनको। क्या नाम है उनका? बुद्धि की बुआरी ने पूछा। दियब्वा, माँ ने बताया। बुद्धि की बुआरी हंसी। दियब्वा तो घर का नाम होगा, वहां तो जात से पहचानते हैं। मेरे मैती कैलखुरा हैं। भुला का नाम स्कूल में देवी दत्त था। माँ के कपड़े बहुत फटे और गंदे होते हैं। जब देश में रहने वाली बहू बेटी माँ से बात करती है तो माँ को उनकी चमक के सामने अर्धनग्नता सी महसूस होती है। इसलिए माँ बीच बीच में उन फटे हुए हिस्सों को छुपाने का असफल प्रयास करती है। देवी दत्त कैलखुरा कोटी के? बुद्धि की बुआरी ने पूछा। हाँ, मेरा मैथ कोटी ही तो है। माँ उत्साहित हुई। बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम उनको, एकदम हमारी बगल वाली लाइन में रहते हैं। सफलता पाकर जैसे वर्षों से शोधरत वैज्ञानिक खुश होता है, उससे कहीं ज्यादा खुशी माँ को मन में उमड़ी और उस पर काबू पाने के लिए माँ कुछ देर मौन हो गई। तुम्हारे अपने भुला हैं? बुद्धि की बुआरी ने मौन तोड़ा। हाँ, मेरा अपना खास, मेरे बाद हुआ था वो। उसके बाद नौटी वाली भुली है, भाई एक ही है वही। वो तो बड़े अफसर हैं, उनके हाथ पर तो बड़ी बात है। माँ का अंधेरा मुंह चमचमा उठा। तुम्हारे इस किस्नू की क्या हालत हो रखी है घर में? इसको क्यों नहीं भेजते उनके पास? कहीं नौकरी लगा देंगे, तुम्हारी भी हालत सुधर जाएगी। यही तो माँ बोलना चाहती थी, जिसे बुद्धि की बुआरी समझ गई और बोल गई। खुशनुमा बात देखने सुनने की माँ को आदत न थी, इसलिए इतनी सारी बातों से माँ का मस्तिष्क सनसना उठा। सीधे इसको देहरादून भेजो कैलखुरा जी के पास। 10 पास तो है ही, कहीं चिपका देंगे। अपने विभाग में नहीं तो दूसरी जगह कहीं लगा देंगे, बड़ी जान पहचान है उनकी। माँ ने दूध का आधा किलो का गिलास भरकर बुद्धि की बुआरी के आगे रखा, साथ में गुड़ की डली, चीनी न होने की लज्जा के साथ। बुद्धि की बुआरी दूध सुड़कते हुए घी की बात भी कर गई। गांव रहने तक छाछ, दही, गहत, सोंटा, चौलाई आदि समय समय पर माँ उनके घर देने जाती और कीमत में पूछ लेती कुछ और बातें देहरादून के बारे में, अपने भुला के बारे में, किस्नू की नौकरी के बारे में। जाने से पहले माँ ने बुद्धि की बुआरी से कहा, मंगसीर के महीने में भेजूंगी इसको, तुम जरा देखना। शहर बाजार कभी नहीं देखा इसने, तुम्हारे भरोसे भेजूंगी, जरा ध्यान रखना है। हाँ, बिल्कुल चिंता मत करना, जैसा मैंने तुमको बताया उसी पते पर भेजना, बस दिक्कत नहीं होगी, बुद्धि की बुआरी ने कहा। आषाढ़ 10 गते गई थी बुद्धि की बुआरी, आज कार्तिक 6 गते हो गई। 4 महीने होने वाले हैं। देहरादून जाने के लिए खर्चे पर्चे का इंतजाम भी हो ही गया समझो।
आने जाने का किराया तो चाहिए ही, बाकी जरूरी क्या है। वैसे आने का किराया तो भुला दे ही देगा, पिटाई लगेगी, बड़ा ऑफिसर है। 10-15 की क्या लगाएंगे, 50 तो देंगे ही, और तब मुझे कुछ अलग देंगे, पर अपना इंतजाम तो करना ही है। किस्नू अशोक से पैंट मांग लाया है, धोने के बाद तय लगाकर देवदार के बड़े बक्से के नीचे रखी है प्रेस करने। एक स्वेटर होती तो कमीज के बाहर पहन लेता, कमीज फटे होने का पता तक न चलता और ठंड भी न लगती। मां कह रही है कि रमा आया है घर, उसके पास 2 जैकेट हैं, पुराना वाला तू मांग ले, दे देगा। पर रमा ठीक से बात तक नहीं करता, पढ़ा लिखा है तो अपने लिए होगा, नौकरी लगी है तो न जाने क्या हो गया, उससे मांगना ठीक नहीं। देहरादून में तो गर्म होता होगा, मंगसीर में भी। जूते मंगवा लिए थे जोशीमठ गांधी आश्रम से, 48 रुपए के आए हैं, बड़ी महंगाई हो गई। शोभाराम बेल्ट दे रहा था पर उसने मना कर दिया, जुराब की किस्नू को जरूरत नहीं। मंगसीर का महीना लग गया, किस्नू की मां के बुरे दिन अब लद गए। किस्नू नौकरी लगेगा, महीने महीने मनी ऑर्डर भेजेगा। दोनों बुलियों की शादी होने तक की ही दिक्कत है, उसके बाद तो किस्नू मां और भाइयों को देहरादून ही ले जाएगा। भगवान ने सुन ही ली, नहीं तो 6 आदमियों का पालन पर बस। लोए आंसू रोई है किस्नू की मां, जमीन खोदो और आखिर में पेट भर खाना नहीं। किस्नू की मां भविष्य के कल्पनातीत सुख में डूब उतर रही थी। ब्यटुलों का कहीं पर विवाह हो जाए, बस जमीन सब दे देनी है त्याड़ द्योल। बिल्कुल ताकत नहीं रही है शरीर पर अब। वहीं जाएंगे किस्नू के साथ, 2 रोटी खानी, कहीं पर भी खानी। मां आधी रात में ही जग गई, किस्नू को भी जगा लिया। टाइम लग जाता है तैयार होते होते। इस झोले में मैंने 8 माणा घी रखा है, भुला की आस लगी होगी। और ये क्या है? ये थोड़ा सोंटा और गहत मिलाकर रखे हैं, परदेश में कहाँ मिलता होगा। और ये दाल के भरे पराठे हैं तेरे लिए, ब्यासी में खाना। बुद्धि की बुआरी कह रही थी कि वहां पर बस रुकती है और 2 रुपए के छोले मिल जाते हैं। जितनी जितनी बातें बुद्धि की बुआरी से मां को पता चली थी, वो सब कई बार मां किस्नू को समझा चुकी थी और एक बार फिर समझाना जरूरी समझ रही है। वहां से ऋषिकेश जेमो बस अड्डे पर बस रुकती है। बस अड्डे से रोडवेज जाती है देहरादून, 6.5 रुपए किराया है। रोडवेज के बाद एक छोटी गाड़ी, क्या नाम बताया था, ऐन वक्त पर भूल गई हूं, वो जाती है तेरे मामा के घर तक। उसमें 2 रुपए पड़ते हैं, ज्यादा मत देना, सामान ठीक से ले जाना जरा। देशों में तो चोरी का बहुत डर होता है। बुद्धि के घर भी जरूर जाना, समोन रखी है। अपने मामा से कहना कि मेरी तबीयत ठीक है, चिंता न करना। तेरी मामी तुझको नहीं पहचानेगी, कभी देखा ही नहीं उसने तुझे। जब पहचानेगी तो बहुत खुश होगी, वो हमेशा बाहर ही रही, मैंने भी नहीं देखा उसे। बुद्धि की बुआरी कह रही थी कि तेरी मामी को गढ़वाली नहीं आती है। ऋषिकेश से 1 किलो मिठाई रख लेना। 3 बच्चे हैं बुला के, 2 लड़के 1 लड़की। लड़की 10 क्लास में पढ़ती है, लड़के अंग्रेजी स्कूल में हैं। बुद्धि की बुआरी बोल रही है कि बड़े चुलबुले हैं, तेरे पास आएंगे, बोलेंगे भैजी क्या लाए, मैंने इस झोले में रोट बना कर रखे हैं। अच्छा, पूछेंगे तो कह देना द्विंगधार की गौशाला टूट गई है, घर का मकान भी जगह जगह से चू रहा है। वैसे तुझको वो आने नहीं देंगे घर, बोलेंगे जब तक नौकरी नहीं लगी यहीं रहेगा, लेकिन नौकरी लगने के बाद तुरंत एक चक्कर घर आ जाना, नहीं तो मुझे फिक्र होगी। फिर तुझको भी तो सरकारी कमरा मिलेगा, अपने ओढ़ने बिछाने के कपड़े भी ले जाएगा। हैं? नौकरी के तुरंत एकदम बाद क्या क्या जो खरीदेगा तू। गांव से लंगसी धार पहुंचने में लगभग 2.5 घंटा लगता है। वहां पर जोशीमठ से आने वाली ऋषिकेश की बस मिलती है, इसलिए गांव से अंधेरे मुंह चलना पड़ता है। 2 रास्ते हैं लंगसी धार पहुंचने के, एक गधेरे गधेरे, दूसरा धार ही धार। गधेरे के रास्ते रीछ बाग का डर रहता है, धार का रास्ता संकरा तो है ही, साथ ही हाड़ कंपा देने वाली कड़कदार हवा भी चलती है। किस्नू धार के रास्ते जाएगा, मां का साफा कमीज के बाहर लपेट लेगा और दौड़ दौड़ कर जाएगा।
ठंड तब बिल्कुल महसूस नहीं होगी। कपड़े पहन लिए किस्नू ने। रात झंगोरे के भूसे से रगड़ रगड़ कर पैरों को धोकर मक्खन लगा लिया था। पैर कोमल हो गए हैं। जूते पहनने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। झोला वजनदार काफी है, पर किस्नू को आज पुआल का गट्ठर जैसा लग रहा है। चलने को तैयार हो गया किस्नू। मां ने थोड़ा सा दाल चावल किस्नू के सिर पर घुमाकर चारों दिशाओं में फेंक कर कहा, मैंने 1.25 रुपया पैनी की गड़ी के नाम और 1.25 रुपया इष्ट देवी के नाम उच्चारणा रखा है। तू भी मन ही मन उच्चारणा कर कि मेरा काम सिद्ध हो जाए, तो दोनों देवियों को एक एक छत्तर चढ़ाऊंगा चांदी का है। किस्नू ने उच्चारणा किया और चल दिया। सही समय पर लंगसीधार पहुंचा और ऋषिकेश रेगुलर पकड़ ली। बहुत भूख लग गई। ब्यासी कहाँ पर आएगा, किसी को पूछने की हिम्मत नहीं हुई किस्नू की। ब्यासी आते आते शाम के 3 बज गए और किस्नू ने एक के बाद एक 10 पराठे खा लिए बिना छोले के। नल के आगे बैठ गए। ऋषिकेश कितना सपाट, गंगा जी कितनी स्लो बह रही। बाप रे, कितनी भीड़, हल्ला, गाड़ी की कितनी चिल्ल पौ, सर दर्द हो गया। मगर चोर डाकू भी होंगे। सिर नीचे करूंगा तो समझेंगे सो गया। नहीं, बिल्कुल रौब से बैठा रहता हूं। बस अड्डे से तुरंत देहरादून वाली बस मिल गई और सीट मिली खिड़की वाली। सीधी सड़क, गाड़ी का हैंडल छोड़ दो तो भी खतरा नहीं। प्लेन जंगल, लकड़ी लाने ले जाने में थकान नहीं लगती होगी। सैणा खेत, भीड़े पगार चिन्ने का कोई सवाल ही नहीं। इतने बड़े बैल और हल भी दूसरे किस्म का। 1 मिनट में लगता होगा सारा खेत। और दूर वहां पता नहीं क्या है। यहां ये भक 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 कर रही फैक्ट्री होगी। लोग उतर रहे हैं, बैठ रहे हैं। बुद्धिदा की बुआरी ने कहा था कि जो बोलेगा कोलागढ़ कोलागढ़, उसी में बैठ जाना। कोलागढ़ रोड पर उतर गया किस्नू। अब जाना है ONGC कॉलोनी, D ब्लॉक 14 नंबर। दोनों झोलों को कंधे पर लटकाकर सड़क के किनारे किनारे चलने लगा किस्नू। बिना जुराब के नए जूते, फौजी रंगरूट की तरह छोटे बाल और पसीने से तर कमीज। ठसाठस झोलों के वजन से बोझिल हुई चाल के साथ व्यस्त है किस्नू मामा के घर का नंबर ढूंढने में। ऐसे नहीं मिलेगा, किसी से पूछ लेना ही बेहतर होगा। ये गढ़वाल पान भंडार लिखा है, इसी से पूछ लेता हूं। भाई साहब, ONGC कॉलोनी किधर होगी? पान वाले ने तबीयत भर किस्नू को देखा और गढ़वाली में बोला, कैथे मिलन आए छो? गढ़वाली सुनकर किस्नू का मन बुरांस की तरह खिल गया। बेचैनी कम हुई। मेरे मामा है खास, कैलखुरा जी। ऐसे ही नौकरी नाकरी के चक्कर में आया हूं। पान वाले को किस्नू में रुचि हुई, लेकिन किस्नू की उदासी और घबराहट को देखते हुए उसने सीधे किस्नू को ONGC कॉलोनी D ब्लॉक 14 नंबर पर पहुंचा दिया। DD कैलखुरा अपने पड़ोसी मिस्टर सिंघल के साथ बैठे बातें कर रहे थे। किस्नू ने मामा के पैर छुए। कैलखुरा ने किस्नू को बैठने को कहा और पुनः सिंघल के साथ बातों में खो गए। कल के टीवी सीरियल पर, आने वाली पिक्चर पर, सोनू के होमवर्क पर। और फिर उन्होंने बेबी को पोएम सुनाने को कहा। अच्छा टाइम पास होता है इसकी पोएम से। मामा ने मुझे अभी पहचाना नहीं। किस्नू ने मन को धीरज बंधाया और बैठा रहा अधमरे जीव की तरह कुर्सी पर। सिंघल के जाने के बाद कैलखुरा ने किस्नू से पूछा, हाँ कहिए। किस्नू सकपकाया और गला साफ कर बोला, मैं द्वींग से आया हूं, मेरी मां ने भेजा है, वो नौकरी वगैरह के चक्कर में। कैलखुरा के लिए ये बातें कोई नई नहीं थीं। कई लोग गांव से आते रहते हैं, रिश्तेदार ही रिश्तेदार आते हैं जाते हैं। कुछों की नौकरी लगती है, कुछों की कभी नहीं लगती है। देखो भाई, एप्लीकेशन दे दो, जब भी वांट्स निकलेंगी तुम्हें सूचित किया जाएगा। कहकर कैलखुरा बाथरूम चले गए। फिर फुर्सत के क्षण बच्चों के साथ गुजारने लगे अंदर किसी कमरे में। शाम घिर आई। मिसेज कैलखुरा ने पर्दे की ओट से देखा किस्नू कुर्सी से चिपका है। ये आदमी कौन है? उसने मिस्टर कैलखुरा से पूछा। हैं? कौन? वो अभी यहीं बैठा हुआ है? कैलखुरा अचंभित हुए। जरा पूछो तो ठीक से, 2 बड़े झोले भी लाया है, कहीं तुम्हारे गांव वाँव का ही होगा। कैलखुरा जाकर किस्नू के पास बैठ गए। कहां से आए बताया? कैलखुरा ने पूछा। दुईंग गांव से। मेरा मामा कोट कोटी है।
मैं आपका मतलब आप मेरे मामा हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, नौकरी के चक्कर में आए होंगे। कैलखुरा भाव शून्य चेहरे से बोले। हाँ, माँ ने कहा है कि तेरे मामा। ये तो ठीक है, पर भाई जब जगह होगी तभी तो कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन दे देना। हाँ हाँ, माँ ने ये दिया है थोड़ा सामान। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, इसकी क्या जरूरत थी। देखो भाई, नौकरी की हम पूरी कोशिश करेंगे, पता करते रहना। हाँ हाँ, ये बड़ा भारी झोला है। देखो भाई, हम तो पूरी ट्राई करेंगे। उफ, दूसरा झोला तो उससे भी ज्यादा भारी है। देखो, मैं पूरा प्रयास करूंगा, बाकी होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है। ओह, बहुत भारी है, क्या है इनमें? बिना किस्नू का उत्तर सुने कैलखुरा ने नौकर को आवाज दी। नौकर दोनों झोलों को घसीट कर अंदर ले गया और आवाज बनाकर पुकारने लगा, कबाड़ी वाला, रद्दी वाला, टूटे डिब्बे, खाली बोतल, प्लास्टिक जूते। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। परसों वाली पिक्चर में पागल के पास यही झोला था, कहां से लाया था चोरी करके। मिसेस कैलखुरा अपनी हंसी पर काबू पाकर जब तक नौकर को झोले में रखे हुए सामान को बाहर निकालने का निर्देश देती, उससे पहले ही बच्चों ने एक छेद से बाहर निकल रहे एक सामान को जोर लगाकर खींचा। इस प्रयास में झोला फट गया और सामान खुद ब खुद बिखर गया फर्श पर। कैलखुरा ने किस्नू से पूछा, खाना वाना ही खाकर जाओगे अब? हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ। नहीं क्यों? हाँ हाँ, खाना खा। करते हुए पुनः अंदर चले गए कैलखुरा। किस्नू ने हल्ले से अनुमान लगाया कि अंदर सिर्फ 2 बच्चे हैं और 2 औरतें आपस में बात कर रही हैं। लड़की शायद यहां नहीं है इनकी। नौकर किस्नू के लिए खाना लाया और कुछ देर बाद बिछाने के लिए कुछ कपड़े ले आया। किस्नू झटपट गहरी नींद में डूबकर सपनों में खो गया। उसके मामा मामी और उनके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। मामा किस्नू पर नाराज है कि इतना बड़ा हो गया पर आज तक यहां क्यों नहीं आया। मामी की आंखें नम हैं। तूने क्या हालत बना रखी है अपनी, पूछ रही है मामी। तेरी मां की हालत कैसी है? दोनों बच्चे किस्नू की गोद में बैठे हैं, जिद कर रहे हैं, पापा पापा, मम्मी, भैया को यहीं रखो ना, मत जाने दो। सभी बार बार मां के बारे में पूछ रहे हैं, पिता के बारे में पूछ रहे हैं कि उनको क्या हुआ था, कैसे गुजर गए। और फिर आ गई बुद्धि की बुआरी, जिद कर रही है, किस्नू आज हमारे घर चलेगा, और मामी कह रही है, नहीं भाई, यहीं रहेगा। सुबह उठते ही किस्नू ने नौकर से पूछा, बुद्धि बल्लभ कहाँ रहते हैं? यानी बुद्धि बल्लभ सेमवाल? हाँ हाँ, हमारे गांव के हैं, मेरे भाई लगते हैं। बौजी आई थी इस साल गांव गर्मियों में, उन्होंने ही तो मुझे यहां आने को कहा था और कहा था कि हमें जरूर मिलना। मगर वो तो कल शाम यहीं बैठी थी, हमने उनसे तुम्हारे बारे में बता दिया था। मेरा नाम नहीं बताया होगा ना, मेरी माँ ने उससे मेरे बारे में सब कुछ बात कर रखी है। नाम तो उन्होंने हमें खुद बताया था कि किस्नू आया होगा। किस्नू ही है ना तुम्हारा नाम? हाँ हाँ, कृष्णानंद, पर किस्नू ही कहते हैं घर में। किस्नू के अंग अंग में स्फूर्ति दौड़ाई। क्या कहा है उन्होंने मुझे? कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद चली गई। फिर तुम्हारा कोई प्रसंग नहीं आया। किस्नू के हाथ पांव ढीले हो गए। उसने नौकर से कहा, तुम मुझे यहां पर किसी गाड़ी में बैठाकर स्टेशन पहुंचा दो भाई, मुझे आज ही घर जाना है। नौकर ने स्टेशन की ओर जाने वाले एक विक्रम में बैठा दिया किस्नू को। ISDT देहरादून। किस्नू के घर पहुंचते ही मां खुशी से खिल पड़ी। छोटे भाई बहन किस्नू को घेर कर बैठ गए। मां ने चाय बनाई और चाय पीते हुए सबसे पहले भुला की असल कुशल पूछी, तेरे मामा की तबीयत ठीक है ना? हाँ, किस्नू ने कहा। और मामी की तबीयत ठीक है। तेरे भाई बहन सब कुशल मंगल हैं? हाँ। तेरी मामी खूब तंदुरुस्त है या कमजोर है? हाँ, नहीं, तंदुरुस्त। मां ने सुना था कि दिव्वा की बुआरी बहुत कमजोर है, सिंडकी जैसी। बहुत दुख रहता था मां को। आज जीवन भर का दुख और पीड़ा कम हो रही है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तेरे मामा बहुत खुश हुए होंगे तेरे को देखकर। हाँ,
मेरे बारे में भी पूछा होगा कि दीदी कैसी है। हाँ, मैं पहले बीमार ही रहती थी। मेरे भुला को पहले से ही मेरी बड़ी फिक्र रही। वो 5 बरस का था और मैं 8 बरस की। मैं अपनी पीठ पर उसे स्कूल ले जाती लाती। मां मर गई थी और पिताजी। मां की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे भुला की भारी खुद लग गई। किस्नू ने कहा, दत्तराम की भैंस ब्याई के नहीं? उसने 8 माणा दूध देने वाली भैंस बेकार बेची। और मां ने कहा, तेरी मामी क्या क्या कह रही थी? किस्नू ने खींचते हुए कहा, मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं जरा आराम करता हूं, गाड़ी के सफर से भी थकान लग जाती है। मां ने कहा, रोटी बनती ही है, तू खाकर सीधा सो जाना। तेरी मामी ने क्या बना रखा था तेरे लिए? मेरा सर चकरा रहा है, किस्नू झुंझलाया। गाड़ी की बात से यही होता है। तेरे भाई बहनों ने पहचान लिया था तुझे ना? हाँ हाँ हाँ। कैसे हैं वे? मां किस्नू की आंखों से अपने भुला का सुखी घर परिवार देखने की लालसा मन में संजोए थी। बहुत अच्छे, तूने ठीक किया कि एक चक्कर घर आ गया। तेरे मामा कह रहे होंगे मत जाओ। क्या कहा? नौकरी? कह रहे थे कि तेरी नौकरी लग गई समझो। कहकर किस्नू उठा और अपने सोने की गुदड़ी में घुस गया। मां का हृदय हिलोरें लेने लगा। चूल्हा सुलगाते हुए खुदेड़ गीत गाने लगी। मेरा भुला, कब से तेरी असल कुसल मिली। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल की ये रचना मेरा भुला। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कुछ किस्से कुछ कहानियां को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी।